सर वक्त पर क्या कहेंगे? सर वक्त पे समर्थन दिया सर। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। ये योगी राज में हो रहा है कि बच नहीं रहा है? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये बच नहीं रहा है यहाँ पर, ये हाल है। दोस्तों, वक्फ संशोधन जो बिल था वो कानून में बदल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी के साथ दो अलग अलग तस्वीरों अलग खबर निकल कर आ रही है और दोनों ही खास तौर पर बिहार से है। एक तो बिहार में खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड, उसके मुखिया नीतीश कुमार अब हाथ जोड़ने लगे कि वक्फ बिल पर कोई सवाल मत पूछो, वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया है पार्टी का। आज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही उन्होंने वक्फ का नाम सुना वैसे ही पत्रकारों को देखकर हाथ जोड़कर मुंह मोड़कर निकल गए। तो वहीं दूसरी तरफ अब धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। धमकी इस बात की कि अगर वक्फ बिल के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा करेगा तो आपने पहले ही देख लिया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, 2 लाख के मुचलके वाली कहानी। ऐसा ही खेल बिहार के अंदर भी होने जा रहा है, क्योंकि वहां के उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसे जरा सुन लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये वक्फ बिल के नाम पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें कोई अड़चन ना आए तो खुले तौर पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग धमकी देने पर उतारू हैं। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि बिहार में कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ा जिस फैसले के बाद यकीन मानकर चलिए वो तेलंगाना हो या कोई और प्रदेश होता जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है पश्चिम बंगाली, वहां पर ये छाती पीट रहे होते। लेकिन बिहार में जो आदेश दिया गया है उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले राजपत्र देख लीजिए, भारत का गजट है। इसी के जरिए कोई भी विधेयक या कुछ भी होता है, वो कानून परिवर्तन, तमाम चीजें संशोधन इसी के जरिए होता है। तो भारत का राजपत्र इसके जरिए जारी किया गया और क्या लिखा है, सहल कुरैशी लिखते हैं और वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, इसे पढ़िएगा। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति ने वक्फ बिल के नए खाके पर दस्तखत कर दिए। यानी खबर है कि अब यह कानून बन गया है। इसी के साथ दोनों सदनों से पारित किया गया नया वक्फ अमेंडमेंट बिल अब आधिकारिक तौर पर कानून बन गया है। इसकी उम्मीद थी क्योंकि AIMIM के जो सदस्य थे वो मिलना चाहते थे राष्ट्रपति महोदया से। वो चाहते थे कि जो JPC में बात नहीं सुनी गई, जो संसद के अंदर उनकी आपत्तियां थी वो नहीं सुनी गई, तो कम से कम राष्ट्रपति से मुलाकात करके हम कर लेंगे। लेकिन मुलाकात हुई नहीं हुई, और हुई तो क्या बात हुई इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। सिर्फ लिया, पेन उठाया और साइन कर दिया गया। अब इसमें ये आशंका जताते हैं, माना जा रहा है कि अब बड़े पैमाने पर मुसलमानों से मदरसों, मज़ारात, मस्जिदों, वक्फ जायदाद के कागजात मांगे जाएंगे और इस कानून की आड़ में खुलकर जुल्म ढहाया जाएगा। यकीन मानकर चलिए, सहल कुरैशी की इस बात का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता, लेकिन हकीकत यह है कि आपको याद होगा लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही यह पास हुआ, कानून नहीं बना था, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। चला रही थी ना खबर, एक्शन मोड में, अब देखो क्या होगा, मियां तुम्हारा क्या होगा, पता नहीं क्या क्या गोदी मीडिया चलाती है। तो ऐसी हरकतें की जा रही थी। सोचिए, कानून बनने से पहले ही DM को आदेश दे दिए गए, कहा गया कि तैयार रहिएगा, ये वो चिन्हित कीजिएगा, ये तमाम चीजें। यानी इसके बाद ये क्या करने जा रहे हैं ये हर कोई जानता है। अवैध थी तो अवैध को लेकर पहले भी उसमें प्रावधान था। वो बात अलग है, गुमराह करने की कोशिश हो, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिन पर कोई काम नहीं होता, वो यही करते हैं। जो वक्फ संशोधन वक्फ बिल है 1995, उसके मुताबिक आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में वक्फ बोर्ड के जो भी निर्णय हो, ट्रिब्यूनल का निर्णय हो, उसे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इनका कहना है ये हम लेकर आए, यानी इस संशोधन बिल के जरिए लाए। लेकिन जबकि ये प्रावधान पहले से है, अगर ये प्रावधान पहले से है तो अवैध संपत्तियों पर कब्जा ये वक्फ ने कैसे कर लिया? क्या आप भी यही चाहते थे? अगर कर लिया तो पहले तो ऐसा नहीं है, इनका तो मंशा ही कुछ और है। तो ये सारी चीजें अब आइए देखिए, इसमें लिखा भी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जबकि गुजरात में वक्फ में दर्ज ट्रस्टों की ट्रस्टियों को भी नोटिस मिलना शुरू हो चुका है। ये पहले से ही, सोचिए, इसके कानून बनने से पहले ही हो गया, मतलब संशोधन से पहले ही। अब आइए, ये एक खबर निकल कर आई है जिस पर सवाल पूछा गया था तो भागते नजर आए। सर वक्त पर क्या कहेंगे? सर समर्थन दिया सर। अभी हालात क्यों पैदा हुए आपको पता ही है कि तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नीतीश कुमार के करीबी हैं जो मुस्लिम नेता हैं, वो अब तक इस्तीफा दे चुके हैं
और ये हालात सिर्फ इनके साथ नहीं है। अब मैं नाम पार्टियों के नाम पे गिना देता हूं। जनता दल यूनाइटेड को झटका लगना शुरू हुआ, जो अब तक लग रहा है 6 से ज्यादा बड़े नेता, उनके समर्थक और वोटर्स भी उनके साथ छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर जा चुके हैं। ये एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए ऐसे वक्त में है जब 6 से 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने। पहला। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा यह कि आपने देखा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ भी वही हुआ। वो बात अलग है कि चिराग पासवान ने कहा कि अगर आप मुझसे नाराज हो सकते हैं लेकिन मैं अपने पिता की पदचिन्हों पर चल रहा हूं, तमाम बातें उन्होंने कही। ये उनका अपना मसला हो सकता है, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि अगर मुसलमान आपका कोर वोट बैंक है तो उसके हिसाब से मुसलमानों की चिंताओं के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उनकी चिंताएं नहीं सोची। अब आइए आरएलडी में दनादन इस्तीफे गिर रहे हैं, और इस इस्तीफे की जड़ में, आड़ में, मतलब ये कहा जाए कि इसकी चपेट में सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी आ गई है। वहां पर भी इस्तीफे को दौर शुरू हो चुका है। यानी 2 पार्टियां बिहार के हलकान है और 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश के हलकान है। ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। वो लिखती हैं, चाचा जी अब चाहे आप हाथ जोड़िए या फिर पत्रकारों के सवालों से बचिए और उन्हें टालिए, अल्पसंख्यकों के हिमायती होने के आपके ढकोसले की सच्चाई जगजाहिर हो चुकी है। कुर्सी मुंह में आपने अल्पसंख्यकों के साथ विश्वासघात किया है और पंथ निरपेक्षता की अवधारणा की पीठ में खंजर घोंपा है। आपने पुनः यह साबित किया कि आप मौका परस्त और वैचारिक विरोधाभास की पराकाष्ठा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये आगे लिखती हैं कि गिरगिट भी इतने और उतने रंग नहीं बदलता जितने आप बदलते हैं। विदाई का वक्त नजदीक आ गया है। रंग बदलते रहिए और अपनी असलियत से आवाम को रूबरू कराते रहिए। क्या यह मान लिया जाए कि वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में नीतीश कुमार नहीं जानते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं वो नहीं जानते थे कि उनके सहयोगी जो जिनकी पार्टीज को पावर ही मुसलमानों की वजह से मिलती है, मतलब दोनों तरफ से मानूंगा मैं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा और केवल हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मिलती है, मुसलमानों की वजह से भी उनके विधायक और सांसद चुने जाते हैं, उन पर विपत्ति आ सकती है। ये सब जानते हुए फिर आखिरकार ये कदम क्यों उठाया गया? तो पहले आप भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझ लीजिए, खासकर मोदी शाह वाली। आप याद करिएगा, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में हालात क्या थे? उत्तर प्रदेश में आपने देखा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी रेस में नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी तो बीजेपी भी रेस में नहीं थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2014 के बाद कैसे रेस में आई आप समझिए। बसपा बीएसपी को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो चुनाव लड़े ना लड़े अब जनता को फर्क नहीं पड़ता। ये हालात पैदा हुए हैं, कोई देखता ही नहीं है बीएसपी का कैंडिडेट कौन है। अमूमन कुछ एक वोटर्स को छोड़ दीजिए, कुछ एक समूह को छोड़ दीजिए, तो बीजेपी यहां पर टक्कर में खड़ी हुई। देखा, आप जाइए, क्योंकि एक रीजनल पार्टी को खत्म करके सिर्फ उनकी लड़ाई, वो चाहते हैं कि हर जगह लड़ाई में सिर्फ बीजेपी रहे। जीते हारे बात की बात है, वो जिता लिए जाएंगे क्योंकि ईवीएम वाला खेल होता ही है। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अब समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी होता है। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, ये राजस्थान का जिक्र उनका नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां तो पहले से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन वहां चले जाइए, वहां अगर आप जाते हैं पश्चिम बंगाल में तो कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस ममता बनर्जी होती थी। कांग्रेस पहले भी ज्यादा नहीं कर पा रही थी, बीजेपी एकदम अचानक लाइन में आ जाती है। ऐसा क्यों है, सोचा है कभी? क्योंकि वहां पर पार्टीज को खत्म किया गया। यही हालात जहां महाराष्ट्र में बहुत सारी ताबड़तोड़ पार्टियां थी, छोटी छोटी, उन पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जाती रही। बिहार में इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था और उनके चाचा जो कम लोकप्रिय है बिहार के अंदर, पशुपति पारस के हवाले उनकी पार्टी कर दी गई थी कि अगर ये पार्टी संभालेंगे तो एक ना एक दिन पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए चिराग पासवान को साइडलाइन किया गया था। आपने देखा, वो बात अलग है, चिराग पासवान दोबारा उठे, ये बीजेपी के लिए सेटबैक था। अब आते हैं बिहार पर संशोधन बिल को लेकर ही जो यहां पर हो रहा है। इनको पता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है आरजेडी, वो बीजेपी के साथ नहीं आएगी। ऐसे में उनको क्या है कि अपने जो साथी हैं उन्हें इतना कमजोर कर दो कि फाइट में केवल बीजेपी वर्सेस आरजेडी रह जाए, जनता दल यूनाइटेड का वजूद ही ना रहे, कोई पूछे ही नहीं, और जनता दल यूनाइटेड केवल बीजेपी की बिहार में पिछलग्गू बन जाए, एलजेपी की हिम्मत ना हो और बाकी जो छोटे छोटे दल है इन्हें भी जल्द खत्म कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, अभी भी मैं दोबारा उत्तर प्रदेश पे आता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप जाकर देखेंगे तो आरएलडी अपना वजूद रखती है, तो आरएलडी की हालत खराब। सुभाषपा भी ऐसी ही हो रही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है जिससे हर जगह केवल बीजेपी रहे और उनकी प्रतिद्वंदी के तौर पर, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वहां का कोई स्थानीय दल, सिर्फ वो। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे पाले में हमेशा भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहे। ये हर जगह अपने वजूद को इस तरीके से अपने ही साथियों की नींव और अपनी ही साथियों की जड़ें काट के कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप देखिए बिहार की खबर, विजय सिन्हा लिखते हैं, कहते हैं कि जो लोग वक्फ कानून को नहीं मानेंगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं भारत है, या नरेंद्र मोदी की सरकार है, सरकार में जो कानून को नहीं मानेगा उसे राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। तो समझ लीजिए, आप कानून की बात करेंगे राष्ट्रद्रोही मान लिया जाएगा।
कानून तो सब है, कई कानून का उल्लंघन होता है, राष्ट्रद्रोही हर जगह हो तो बता दीजिएगा। कानून का उल्लंघन क्या क्या है? आपकी रैलियां निकलती हैं, एम्बुलेंस फंसी रहती है, कानून कहता है कि एम्बुलेंस फंसे नहीं, चाहे कोई भी हो, लेकिन कानून का उल्लंघन होता है तो देशद्रोही कितने हैं इस देश के नेता जरा बता दें। सारे के सारे मुझे तो ज्यादातर देशद्रोही नजर आएंगे। अगर यही आधार है तो कानून का जिक्र कर रहा हूं। ये धमकी क्यों दे रहे हैं आप? ये धमकी कैसे दे सकते हैं किसी चीज को लेकर? धमकी जो दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। धमकी दे कैसे हो जाएंगे आप संवैधानिक पद पर बैठकर? अब आइए, एक न्यूज भारत आज तक की खबर है, सुनिए क्या कहा जा रहा है। सवाल ये है कि वो लैंड का करने वाले क्या है। जिस दिन पास हुआ दूसरे दिन अखबारों में यूपी के आता है कि 98% लैंड वक्फ की जो है वो निकल जाएगी, वो जो है ठीक है गवर्नमेंट लैंड हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने कहा कि हम सुधार करने वाले, भ्रष्टाचार खत्म करने वाले, कैसे भ्रष्टाचार? तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी इसी तरीके से, अब आप इनके पूरे उसको समझ गए होंगे। अतुल लोंदे पाटिल है, इंडिया का परिवार, ये उन्हीं के स्पष्ट रूप से दिखता है। वक्फ बिल पर सिर्फ जदयू नहीं, देश की सरकार से भी एतबार घटा है। बिल पास होता है, अगले दिन अखबारों में खबर आती है यूपी के 98% वक्फ की जमीन सरकारी हो गई है। यह स्पष्ट होता हुआ ना सरकारी हो गई है। इसी पर देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी, उनको भी सुन लीजिए। कोर्ट के अलावा और क्या? सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने कहा कोर्ट जाने के अलावा आपके पास क्या विकल्प है। उन्होंने कहा सरकार बना के इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है, वहीं तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इस बिल को जैसे ही सत्ता में आएंगे उसके फौरन बाद इस बिल पर संशोधन नहीं होगा, केवल इस बिल को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह ऐलान किसी और ने नहीं कर दिया गया है, तेजस्वी यादव के। अब सवाल उठता है कि क्या यह संभव है? जी हां, यह बिल्कुल संभव है। जैसे ये संभव है कि 1995 के एक्ट और 2013 के संशोधन के बाद ये नया संशोधन करके एक नई चीज जोड़ी जा रही है, तो यह माना जा सकता है कि इस तरह के एक्ट में जो संशोधन किया है जो हटाया भी जा सकता है, यह प्रावधान है। अब आते हैं जरा बिहार को लेकर, नई खबरें भी आई हैं। देखिए खबर क्या निकल कर आई है। कल पटना में 50 जगहों को लेकर कहा गया रामनवमी का, पटना में रामनवमी पर डीजे बजाने पर रोक है। पटना में अब तक 26 डीजे जब्त किए गए हैं, यानी रामनवमी में नहीं निकले। कल पटना में 50 जगह से शोभा यात्रा है। अभी तो ये भी तमाशे देखते रहिए कहां का क्या है। रामनवमी से पहले सुरक्षा सख्त हुई है, लेकिन ये पटना में हुआ है। यकीन मानकर चलिए कहीं और हो जाता तो अब तक छाती पीट दी जाती। बताया जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, राम से चिढ़ते हैं, भगवान से चिढ़ते हैं, ये सनातन विरोधी हैं, हिंदुओं से चिढ़ते हैं। अब यही हरकतें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। इसे सचिन गुप्ता नाम के पत्रकार ने ट्वीट किया, देखिए। इंडिया में रह रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यहाँ बच नहीं रहा। ये हाल हो गया हिंदुस्तान का, नहीं बच रहा ना भैया। ये योगी राज में हो रहा है कि बच नहीं रहा है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये बच नहीं रहा है यहाँ पर। तो देखिए खबर है, सचिन गुप्ता लिखते हैं कानपुर में रामनवमी जुलूस में पुलिस द्वारा डीजे बंद कराने को साउंड सिस्टमों को जब्त करने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। डीसीपी आरती सिंह ने कहा कि 2 साउंड सिस्टम की परमिशन थी, लेकिन इससे ज्यादा बजाए जा रहे थे। लोग बोले पाकिस्तान या हिंदुस्तान समझ नहीं आ रहा है। तो अब देखिए जब अपने पर बीतती है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ही याद आता है, लेकिन जब मुसलमानों की होती है तो खुशियां मनाते हैं और कहते हैं ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। नमस्कार।